गोपी लूटे भील बन, वही अर्जुन वही बान, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। इसका अर्थ भी बता देता हूं। जब भगवान कृष्ण स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इन गोपियों को आप अपने साथ लेकर जाइए। कृष्ण को भरोसा था कि अर्जुन बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बड़े धनुर्धर हैं, अर्जुन इन गोपियों को सुरक्षित ले जा सकेंगे। अर्जुन गोपियों को लेकर लौट रहे थे, रास्ते में भीलों ने उन पर आक्रमण कर दिया और सभी गोपियों को लूटकर भील चले गए। तो अर्जुन जैसे धनुषधारी के होते हुए भी गोपियों की लूट हो गई, भील गोपियों को लूट कर चले गए। तो पुरुष बलशाली नहीं होता है, समय बलवान होता है। बिहार भाजपा में भी यही देखा जा रहा है। पटना की मीडिया के डार्लिंग, बिहार भाजपा के टाइकून, जी हां, बिहार भाजपा में एक भीष्म पितामह होते थे कैलाशपति मिश्र, और कैलाशपति मिश्र के बाद बिहार भाजपा पर एक छत्र शासन करने वाले बिहार भाजपा के टाइकून सुशील कुमार मोदी, जिन्हें सुमो के नाम से जाना जाता है, तो नमो का सुदर्शन चक्र चला है और सुमो का वध हो गया है, सुमो के राजनीतिक कैरियर का वध हो गया है और पटना में सन्नाटा छाया हुआ है। पटना के हमारे मीडिया वाले बंधु चुप बैठे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद पटना के सारे पत्रकार भाई सुमो के वध पर जरूर कोई कार्यक्रम लेकर आएंगे। जब भाजपा की राजनीति में, या यूं कहिए भारत की राजनीति में, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था, अभ्युदय हो रहा था, तो शक्ति की जोर आजमाइश का भारतीय जनता पार्टी में पावर सेंटर की खींचतान का एक त्रिकोण बना था। गुजरात, दिल्ली और पटना। दिल्ली के 4D भाजपा के 4 दिग्गज नेता जो दिल्ली के होते थे, वे नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी पर हमले का एक सेंटर, नरेंद्र मोदी पर हमले का सबसे बड़ा सेंटर पटना बन गया था। पटना के 2 शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी पर निशाने साध रहे थे। उनके कंधे पर लाल कृष्ण आडवाणी सहित भाजपा के 4 दिग्गजों की बंदूकें थी और निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। क्या नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की शक्ति, नरेंद्र मोदी की ताकत को समझने में गलती कर दी थी? क्या सुशील मोदी से कोई चूक हो गई थी? पटना से कैसे कैसे नरेंद्र मोदी की घेराबंदी हो रही थी, दिल्ली के इशारे पर पटना से नरेंद्र मोदी को घेरने की कैसी तैयारी चल रही थी, उस पर मैं आऊंगा। मैं जानता हूं कि आप यह जानने को उत्सुक हैं कि सुशील कुमार मोदी का यह हश्र क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं जो बताने जा रहा हूं वो पटना और दिल्ली के मेरे पत्रकार भाई आपको नहीं बताएंगे। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये स्टोरी गुजरात तक भी पहुंच जाए और दिल्ली तक भी पहुंच जाए। आप इतना अधिक शेयर कीजिए कि पूरे देश में ये स्टोरी वायरल हो जाए। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको दरभंगा के जाले ले चलता हूं। 2014 की बात है, जाले विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा था। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जाले में सुशील कुमार मोदी एक रोड शो करने जा रहे थे। सुशील कुमार मोदी एक खुली जीप पर रोड शो करने जा रहे थे। आप तारीख नोट कीजिए, तारीख थी 14 अगस्त 2014। एक भाजपा नेत्री सुशील मोदी की जीप पर चढ़ने के लिए बार बार असफल प्रयास कर रही थी। जीप खचाखच भरी थी, जीप पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था और उस महिला नेत्री को कोई मौका नहीं दे रहा था कि वे सुशील कुमार मोदी की जीप पर चढ़ सकें। उनकी पहचान भी वैसी नहीं थी, उनकी पहचान तो आज भी नहीं। खैर, बड़ी मशक्कत से वो नेत्री सुशील मोदी की गाड़ी पर चढ़ने में, पीछे लटकने में सफल हो सकी थी। आप जानना चाहते हैं कि वह नेत्री कौन थी?
जी हां, वह दूसरी कोई नहीं, बिहार प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता थी। आज उसी धर्मशीला गुप्ता को आगे करते हुए सुशील कुमार मोदी के सियासी कैरियर के स्क्रिप्ट पर द इंड लिखा गया है। जिस रथ पर सवार होकर सुशील कुमार मोदी एक बार फिर दिल्ली पहुंचना चाहते थे, राज्यसभा में पहुंचना चाहते थे, आज उन्हें झटका देकर वही धर्मशीला गुप्ता रथ पर सवार हो गई है, जो कभी जाले में सुशील कुमार मोदी की गाड़ी पर चढ़ने के लिए मशक्कत करती देखी गई थी। अब इतना तय मानिए कि सुशील मोदी सांसद नहीं बनने जा रहे हैं, सुशील मोदी विधायक नहीं बनने जा रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात तो रहने दीजिए, अब वे मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। जो सुशील मोदी एक समय में बिहार भाजपा के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता माने जाते थे, अब वे नेता नहीं रहे। हो सकता है कल नरेंद्र मोदी को उन पर दया आ जाए और उनकी याचना पर दया करते हुए उन्हें किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाए, लेकिन जो सुशील मोदी को जानते हैं वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि गवर्नर हाउस के दीवारों से सर टकरा टकरा कर सुशील मोदी अपने सियासी कैरियर के अंत पर बहुत रोएंगे। सुशील मोदी को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया गया है और उनकी जगह पर वैश्य समाज से ही धर्मशीला गुप्ता को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया है। पटना की मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है, पटना भाजपा में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग 2 दिनों से मंथन कर रहे हैं कि धर्मशीला गुप्ता का नाम किसने आगे किया, उनके नाम की अनुशंसा किसने की, लेकिन पटना से दिल्ली तक भाजपाइयों का एक वर्ग ऐसा भी है जो जश्न मना रहा है। ये वही सुशील मोदी हैं जिन्होंने न जाने बिहार भाजपा में कितने नेताओं के कैरियर का कत्ल किया, कितने नेताओं के कैरियर को खा गए, और जिस अंदाज में, जिस शैली में सुशील कुमार मोदी अलग अलग जातियों के भाजपा नेताओं के कैरियर का वध करते थे, आज उनका भी वध उसी अंदाज में हुआ है। सुशील मोदी जिस नेता का खात्मा करना चाहते थे, जिस नेता को नीचा दिखाना चाहते थे, उस नेता के खिलाफ उसी की जाति के एक जूनियर नेता को आगे कर देते थे। सुशील मोदी ने अश्विनी चौबे को नीचा दिखाने के लिए, अश्विनी चौबे की घेराबंदी करने के लिए मंगल पांडे को ऊपर किया था। सुशील कुमार मोदी अकेले नहीं, उनका एक कोर कमेटी था जिसे एक गिरोह के रूप में याद किया जाएगा। इस कोर कमेटी में नंदकिशोर यादव होते थे, राधा मोहन सिंह होते थे और मंगल पांडे होते थे। इन चारों ने मिलकर न जाने कितने नेताओं का कैरियर बर्बाद किया। ताराकांत झा भी इन्हीं के शिकार हुए। जब चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार में शोहरत बटोरने लगे तो उनका कद छोटा करने के लिए उनका टिकट काटा गया और प्रकाश राय को चनपटिया से भाजपा उम्मीदवार बनाया गया। और जब प्रकाश राय वहां से जीत कर आए, लेकिन प्रकाश राय दरबारी नहीं हो सकते थे, चापलूस नहीं हो सकते थे, लेकिन सुशील मोदी को, संजय जायसवाल को, राधा मोहन सिंह को एक चापलूस भूमिहार नेता चाहिए था। तो फिर प्रकाश राय का टिकट काटा गया और वहां से मुखिया उमाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया और अब मुखिया उमाशंकर सिंह विधायक हैं चनपटिया के। सुशील मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सीपी ठाकुर को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही डॉक्टर सीपी ठाकुर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष होते थे, लेकिन उन्हें रबर स्टांप बनाकर रखा था सुशील मोदी ने। सारे टिकट सुशील मोदी की मर्जी से बांटे गए और डॉक्टर सीपी ठाकुर दस्तखत करने के लिए मजबूर रहे। डॉक्टर सीपी ठाकुर का कसूर यह था कि वो अपने बेटा को कहीं से उम्मीदवार बनाना चाहते थे, तो बिहार भाजपा के एक प्रतिष्ठित घराने की उम्मीदवार का टिकट काटकर डॉक्टर सीपी ठाकुर के लड़के को टिकट दिया गया और फिर पूरे बिहार में खबर फैलाई गई कि देखिए डॉक्टर सीपी ठाकुर को अपने बेटे को उम्मीदवार बनाने के लिए किस तरह बेचैन हैं। दिग्गज नेता गोपाल नारायण सिंह को घेर कर रखने के लिए सुशील मोदी ने लगातार राधा मोहन सिंह को आगे किया। गिरिराज सिंह भी
कैलाशपति मिश्र के शिष्य होते थे, लेकिन सुशील कुमार मोदी का खेमा गिरिराज सिंह को कभी कुटी आंखों से देखना नहीं चाहता था। तो गिरिराज सिंह की घेराबंदी के लिए भी सुशील मोदी कई भूमिहार नेताओं को आजमाते रहे। गिरिराज सिंह को नीचा दिखाने के लिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर को नीचा दिखाने के लिए सुशील मोदी बिहार भाजपा के कुछ भूमिहार नेताओं के कंधे पर बंदूक रखकर निशानेबाजी करते रहे। सुशील मोदी के बारे में एक कहावत प्रचलित रही है कि वे हर 2 साल पर 2 बछड़ों को छोड़कर 2 नए बछड़े ले आते हैं, यानी वे अलग अलग जातियों के 2 नए नेता को लाते हैं और 2 पुराने नेता को मझधार में छोड़ देते हैं, चौराहे पर छोड़ देते हैं। वे किसी का कद नहीं बढ़ने देते हैं। भाजपा के एक पुराने नेता ने कहा कि समय किसी को नहीं छोड़ता है, पाप का घड़ा भर जाता है। और सुशील मोदी का जो हश्र हुआ है और कुछ नहीं, उनके कारनामों का प्रतिफल है। ब्राह्मण समाज के ऐसे नेताओं को नीचे रखा गया जो चुनाव जीतकर अलग अलग क्षेत्रों से आते थे, और मंगल पांडे जो कभी कहीं से चुनाव नहीं जीते, उन्हें आगे किया गया ताकि कोई ब्राह्मण नेता कद बड़ा नहीं कर पाए। इसी का परिणाम है कि नीतीश मिश्र झंझारपुर से विधायक होते हुए भी मंत्री नहीं बन पाए। धर्मशिला गुप्ता को उम्मीदवार बनाए जाने से भाजपा नेतृत्व के 2 उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। एक, वैश्य समाज का नेता कहलाने वाले सुशील मोदी की जगह पर एक वैश्य नेत्री को ही आगे किया गया है। और आपको याद होगा, जब पिछली बार बिहार भाजपा सरकार में आई थी तो तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम बनाया गया था। इस बार तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम नहीं बनाए जा सके हैं, इसलिए राज्यसभा में एक वैश्य नेत्री की ताजपोशी बहुत जरूरी माना जा रहा था। राधा मोहन सिंह और सुशील मोदी की जोड़ी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि चंपारण के दिग्गज नेता अवनीश कुमार सिंह भाजपा छोड़ने को मजबूर हो गए। पूर्वी चंपारण के रक्सौल से 5 बार विधायक बने थे डॉक्टर अजय कुमार। हालांकि रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन अपनी लोकप्रियता के बदौलत डॉक्टर अजय कुमार सिंह लगातार 5 बार वहां से विधायक बनते रहे। राधा मोहन सिंह को एक राजपूत नेता की लोकप्रियता से जलन थी। सुशील मोदी के साथ मिलकर उन्होंने डॉक्टर अजय कुमार सिंह का टिकट कटवाया। पश्चिम चंपारण में आरएस पांडे इन्हीं लोगों के शिकार हो गए। मशहूर आईएएस अधिकारी आरएस पांडे कभी लोकसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में भाजपा में आए थे। उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं मिला, लेकिन पश्चिम चंपारण में वे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए गए और वे विधायक भी बने। आरएस पांडे का कद बड़ा था, उनमें प्रतिभा थी, बिहार भाजपा के दिग्गजों को डर था। मंगल पांडे और सुशील कुमार मोदी ने मिलकर आरएस पांडे का टिकट कटवा डाला। मैं अगर बताता चलूं एक जिले से दूसरे जिले तक, तो ये सूची बहुत लंबी होती चली जाएगी। पूर्व प्रदेश महामंत्री सुधीर शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार, पूर्व महामंत्री रत्नेश सिंह और अनिल शर्मा जैसे दर्जनों नेता सुशील मोदी की उपेक्षा के शिकार हुए और हाशिए पर चले गए। जब तक सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे और राधा मोहन सिंह अगली कतार में रहे, बिहार भाजपा में किसी का कद नहीं बढ़ पा रहा था। तो अब मैं आपको दिल्ली ले चलता हूं, अब मैं आपको गुजरात ले चलता हूं, और आप थोड़ा सा पीछे चलिए। जब 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी और वे कैसे राष्ट्रीय फलक पर आ रहे थे, वे कैसे प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार के रूप में उभर रहे थे। हालांकि शुरू में वे आरएसएस की पसंद नहीं थे। आपको मैं बताऊं कि मोहन भागवत भी नितिन गडकरी को पसंद करते थे। नितिन गडकरी प्रदेश अध्यक्ष के बाद अचानक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। नितिन गडकरी की ताजपोशी से आडवाणी भी खुद को असहज महसूस कर रहे थे। तो परिस्थितियों ने कैसे करवट ली और देखते देखते कैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उभरे। भाजपा का जो उन दिनों शक्ति केंद्र था, आपको मालूम है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी एक दूसरे से कुछ ईर्ष्या रखते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी
के विरोध के सवाल पर दोनों के सुर मिल गए थे। दिल्ली से नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा था। 2009 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, लेकिन पार्टी की हार हो गई थी। भाजपा ही नहीं, देश के राजनीतिक समीक्षक भी मानने लगे थे कि अब आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा बहुमत नहीं पा सकती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी विकल्प की तलाश शुरू हो गई थी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी यह मानने को तैयार नहीं थे। लाल कृष्ण आडवाणी चाह रहे थे कि अभी भी मेरे पास मौका है, मैं 2014 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता हूं। तो आडवाणी ने नरेंद्र मोदी की घेराबंदी शुरू की थी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ सारा अभियान पटना से होकर चल रहा था। रणनीति दिल्ली में बन रही थी और फायरिंग पटना से हो रही थी, और उसी फायरिंग के दौरान बिहार भाजपा के टाइकून सुशील कुमार मोदी की सियासी किस्मत लिखी जा रही थी। तो आप गौर से सुनेंगे। मैं फिर कहूंगा कि मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको कोई नहीं बताएगा। बिहार में सुशील कुमार मोदी ने कभी विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। वे पटना में विधायक निर्वाचित होते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी के करीब गोविंदाचार्य ने लाया था। गोविंदाचार्य ही वे शख्सियत थे जिन्होंने सुशील मोदी को आडवाणी के करीब लाया था, और सुशील मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के करीब माने जाते थे। जैसे जैसे कैलाशपति मिश्र की उम्र ढल रही थी, वैसे वैसे सुशील मोदी के कभी सुशील मोदी को भी कैलाशपति मिश्र का शिष्य माना जाता था। वे कैलाशपति मिश्र के शिष्य थे। राधा मोहन सिंह भी कैलाशपति मिश्र के शिष्य थे। नंदकिशोर यादव भी कैलाशपति मिश्र के शिष्य थे। जनसंघ के जमाने से ही पार्टी को मजबूत करने के लिए और फिर भाजपा को मजबूत करने के लिए कैलाशपति मिश्र अलग अलग जातियों में नए नए नेता की तलाश में होते थे। उन्होंने ही सुशील कुमार मोदी को आगे किया था, नंदकिशोर यादव को आगे किया था, राधा मोहन सिंह को आगे किया था। कैलाशपति मिश्र ने भाजपा को समाज के हर वर्ग के लोगों की फुलवारी बनाने में जिस आत्मीयता से, सूझबूझ से जितना बड़ा दिल दिखाया था, उनके चेले दिल के उतने ही छोटे थे। सुशील मोदी ने, राधा मोहन सिंह ने, नंदकिशोर यादव ने पार्टी में ब्राह्मणों, राजपूत और भूमिहार नेताओं को बढ़ावा देना तो दूर की बात है, उन्हें उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैलाशपति मिश्र के चेले भाजपा में ब्राह्मणों, राजपूत और भूमिहार नेताओं के कद छोटे करते रहे। जब कैलाशपति मिश्र की उम्र ढलने लगी, वे कमजोर होते गए। इसी के साथ सुशील कुमार मोदी ताकतवर होते चले गए। बिहार भाजपा पर सुशील मोदी का एकाधिकार हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुशील मोदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी खिसका दे। उन्हीं दिनों सुशील मोदी अरुण जेटली के भी संपर्क में आए और वे अरुण जेटली के मित्रवत होते चले गए। नीतीश कुमार को भी अरुण जेटली का आशीर्वाद प्राप्त था। नीतीश कुमार अरुण जेटली की ही पसंद थे। बीच में कई नेता उभरे, लेकिन वे सुशील मोदी का विकल्प नहीं बन पाए। डॉक्टर सीपी ठाकुर को भी बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सुशील मोदी ने उनकी एक नहीं चलने दी। जब डॉक्टर सीपी ठाकुर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए अभियान चला रहे थे, तो बिहार भाजपा के नेताओं को एकजुट कर सुशील मोदी ने डॉक्टर सीपी ठाकुर की हवा निकाल दी। सुशील मोदी ने अश्विनी चौबे को भी घेर कर रखा। सुशील मोदी की टीम अपने सामने बिहार में किसी प्रतिद्वंदी को खड़ा होने नहीं दे रही थी। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा में पहली लड़ाई उस समय खड़ी हुई थी जब लाल कृष्ण आडवाणी की इच्छा के बगैर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नितिन गडकरी को अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया था, और कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी ही प्रधानमंत्री पद के अगले उम्मीदवार होंगे। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी अपने खेमे से सुषमा स्वराज को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनवाने में सफल रहे और राज्यसभा में अरुण जेटली को संसदीय दल का नेता बनवाने में सफल रहे। नितिन गडकरी मोहन भागवत के बहुत करीबी थे। अगर परिस्थितियों ने करवट नहीं बदली होती तो नितिन गडकरी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते, लेकिन उनके यहां ईडी की छापेमारी हो गई और संकटों में घिरी
नितिन गडकरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नितिन गडकरी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ने की रणनीति बनाने की स्थिति में नहीं रह गया था। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी एक बार फिर विजयी हुए और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर ली। चुनाव के दौरान ही कहा जा रहा था कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो वे राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पारी खेलना चाहेंगे। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं कि अगर नितिन गडकरी की फैक्ट्री पर छापेमारी नहीं हुई होती तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार वही होते। गडकरी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी के नाम पर विचार कर रहा था और इधर लाल कृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में एक मजबूत टीम बना चुके थे। मुरली मनोहर जोशी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। सुषमा स्वराज नहीं चाहती थी, अरुण जेटली नहीं चाहते थे, नितिन गडकरी नहीं चाहते थे। मैं जिस 4D की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली के जिन 4 दिग्गज नेताओं की बात करने जा रहा हूं जो नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव, नरेंद्र मोदी के अभ्युदय के खिलाफ थे, उसमें सुषमा स्वराज शामिल थी, वेंकैया नायडू शामिल थे, अनंत कुमार शामिल थे और अरुण जेटली शामिल थे। ऐसे मौके पर राजनाथ सिंह बहुत चालाक निकले। राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उन्होंने नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया। दिल्ली भाजपा के दिग्गजों को घेर कर रखने के लिए राजनाथ सिंह ने जो चाल चली, उससे आडवाणी खेमे को बहुत झटका लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़ाई दिल्ली और गुजरात के बीच में चल रही थी, इसमें पटना की बात कहां से आ गई, इसमें सुशील कुमार मोदी कहां से आ गए, इसमें नीतीश कुमार कहां से आ गए। तो आप याद कीजिए 2010 के विधानसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू अकेले 115 सीट लेने में सफल रही। यही वो समय था जब नीतीश कुमार को अपने अंदर पीएम मटेरियल दिखने लगा था। नीतीश कुमार को लगता था कि देवेगौड़ा की तरह वे भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ऐसे समय में नीतीश कुमार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरना परेशान कर रहा था। आपको याद होगा कि 2010 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने पहले ही यह शर्त रख दी थी कि बिहार में नरेंद्र मोदी चुनाव का प्रचार करने नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी के लिए यह एक अपमानजनक बात थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में तो एक मोदी है ही, दूसरे मोदी की जरूरत कहां है। मतलब बिहार में तो सुशील कुमार मोदी है ही, अब यहां नरेंद्र मोदी की कहां जरूरत है। उन्हीं दिनों की एक और कहानी आपको याद होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार भाजपा के नेताओं को दावत दी थी। उस भोज में नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन दिल्ली के इशारे पर नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि भोज में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी को छोड़कर अन्य सभी भाजपा नेता आमंत्रित हैं। तो भाजपा में इस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई। भाजपाइयों ने इसका विरोध किया और वह भोज ही रद्द कर दिया गया। तो भाजपा के लिए और खासकर नरेंद्र मोदी के लिए बिहार में यह एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति थी। गलती दोनों ओर से हुई थी। बिहार भाजपा के कुछ नेताओं ने एक बैनर निकाला था। दरअसल कोसी की बाढ़ की तबाही झेल रहे बिहार की मदद के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की ओर से बिहार सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए दिए थे। तो बिहार भाजपा के नेताओं ने पोस्टर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उस पोस्टर पर एक पुरानी तस्वीर लगाई गई। हरियाणा की किसी सभा के मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ खड़े हुए थे और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर ऐसे उठाया था। पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें उस तस्वीर का उपयोग किया गया और बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ रुपए दिए जाने पर आभार प्रकट किया गया। नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और नीतीश कुमार ने उसी समय गुजरात सरकार के 5 करोड़ रुपए लौटा दिए। तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए।
नीतीश कुमार अपनी इच्छा से यह सब नहीं कर रहे थे। वे लगातार आडवाणी के संपर्क में थे, वे लगातार मुरली मनोहर जोशी के संपर्क में थे, और यह सब आडवाणी के इशारे पर हो रहा था, अरुण जेटली के इशारे पर हो रहा था। उन्हीं दिनों सुशील मोदी ने मीडिया को एक बयान दिया कि हाँ, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। जब भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी का उदय हो रहा था, नरेंद्र मोदी को पेश किया जा रहा था, उन्हीं दिनों सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। उसी सुशील मोदी ने कहा जिनके बारे में नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में तो मोदी है ही, सुशील मोदी है ही, तो नरेंद्र मोदी की यहां जरूरत क्या है। तो नरेंद्र मोदी के उभरते ग्राफ पर ब्रेक लगाने की कोशिश नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने मिलकर की थी। अब इस पर विश्लेषण हो सकता है कि परिस्थितियों का दोष था या सिर्फ सुशील मोदी का दोष था। सुशील कुमार मोदी ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस नरेंद्र मोदी का विरोध आडवाणी कर रहे हैं, जोशी कर रहे हैं, जेटली कर रहे हैं, गडकरी कर रहे हैं, सुषमा स्वराज कर रही हैं, वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो जाएंगे। इसकी कल्पना सुशील मोदी ने नहीं की थी और नीतीश कुमार ने भी नहीं की थी। पटना जो प्रतिरोध का सेंटर बन गया था, उसमें आडवाणी, जोशी, जेटली, गडकरी, सुषमा स्वराज सबका दिमाग लगा हुआ था। आपको याद होगा लाल कृष्ण आडवाणी जब कोई अभियान शुरू करते थे, जब कोई रथ यात्रा शुरू करते थे, गुजरात से शुरू करते थे। जब गुजरात में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा था तो आडवाणी की बेचैनी बढ़ रही थी, और पहली बार आडवाणी ने गुजरात के बजाय बिहार के सिताब दियारा से एक रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा सिताब दियारा से चलकर पटना पहुंची थी, और आप जानते हैं उस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए किसे बुलाया गया था? आडवाणी ने उस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए नीतीश कुमार को बुलाया था। हालांकि भाजपा के अंदर इस पर बहुत मरमरिंग हुई थी कि आडवाणी जैसे बड़े नेता को हरी झंडी उनसे जूनियर नेता दिखा रहे हैं, लेकिन आडवाणी गुजरात जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने बिहार के जिस नेता को मोहरा बना रखा था उसी नेता को हरी झंडी दिखाने के लिए बुला लिया। तो नरेंद्र मोदी विरोधी अभियान में नीतीश कुमार भी मोहरा बन चुके थे और सुशील मोदी तो पूर्णतः मोहरा बन चुके थे। उसी समय से सुशील मोदी नरेंद्र मोदी के निशाने पर है। बिहार भाजपा के कुछ नेताओं ने सुषमा स्वराज को फोन किया कि आप रथ यात्रा में बिहार आ रही हैं, लेकिन आप सिताब दियारा नहीं जाइए। उन्होंने वजह पूछी तो बताया गया कि आडवाणी जैसे बड़े नेता को नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाएंगे, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन सुषमा स्वराज ने कहा कि आडवाणी हमारे नेता हैं और उनके कार्यक्रम की अनदेखी मैं कैसे कर सकती। 3 वजहों से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का विरोध कर अपना सेकुलर चेहरा चमका रहे थे, और नीतीश कुमार इस बात को भी पचा नहीं पा रहे थे कि एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में उनसे कहीं आगे, बहुत आगे नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा होती। मैं आपको एक और वाकया बताता हूं। 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत हो चुकी थी। दिल्ली में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, वहां नरेंद्र मोदी आने वाले थे। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सहित भाजपा के कई दिग्गज नेता गेट पर खड़े थे, नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए खड़े थे। नरेंद्र मोदी जब आए तो शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनकी गर्मजोशी से अगवानी की, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगवानी तो नहीं ही की, उन्होंने मीटिंग के दौरान एक बार भी औपचारिकतावश भी नरेंद्र मोदी को शानदार जीत पर बधाई नहीं दी। और उनके साथ साथ सुशील मोदी भी नरेंद्र मोदी से आंख चुराते रहे। हद तो तब हो गई जब सुशील मोदी भी नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए गेट पर नहीं खड़ा हुए, और सुशील मोदी नरेंद्र मोदी को बधाई देने के बजाय उनसे नजरें चुराते रहे। सुशील मोदी ने किसी मजबूरी में नरेंद्र मोदी पर हमले नहीं किए थे। वे पूरे होशो हवास में थे और पूरी ताकत के साथ एक ऐसे राजनेता के खिलाफ नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फायरिंग किए जा रहे थे, जो भारत का प्रधानमंत्री बनने चला था, जिसकी लोकप्रियता देश की जनता के सिर चढ़कर बोल रही थी। सुशील मोदी ने नरेंद्र मोदी की राह रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो तुरूप के पत्ते पीट चुके थे। गडकरी
पिट चुके थे। जिन 4D नेताओं की मैंने चर्चा की थी, उनकी हवा निकालने के लिए राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी से हाथ मिला चुके थे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी का कद बढ़ रहा था, भाजपा की राजनीति में उनका दबाव, उनका दबदबा बढ़ रहा था और देश की जनता नमो नमो की माला जपने लगी थी। आडवाणी के नहीं चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी को पहले चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मजबूरी हो या समय की जरूरत, यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इच्छा से हो रहा था और फिर सूझबूझ से काम लेते हुए नरेंद्र मोदी खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाने में सफल रहे। उन्हीं दिनों से नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी भी नरेंद्र मोदी के टारगेट पर रहे, निशाने पर रहे। नीतीश कुमार आडवाणी को अहमियत देते थे, जेटली को अहमियत देते थे और नीतीश कुमार मुरली मनोहर जोशी को भी अहमियत देते थे। मैं आपको एक बार का वाकया बताऊं कि किसी कार्यक्रम में जोशी पटना आए थे और उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने वाले थे। नीतीश कुमार के आते आते देर हो गई और जोशी पटना जंक्शन पर ट्रेन में सवार हो गए। अचानक खबर आई कि मुख्यमंत्री जोशी जी से मिलना चाहते हैं। उस ट्रेन को पटना जंक्शन पर रोका गया और 1 घंटे तक नीतीश कुमार जंक्शन पर ही जोशी जी से बात करते रहे। तो जहां नीतीश कुमार भाजपा के दिग्गज नेताओं के लाडले थे, वे भला नरेंद्र मोदी की अगुवाई कैसे स्वीकार कर लेते। इधर सुशील मोदी ने, नंदकिशोर यादव ने बिहार में जिन जिन नेताओं को डसा था, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह हो, चाहे वो अश्विनी चौबे हो, चाहे वो डॉक्टर सीपी ठाकुर हो, जिनके जिनके पर कतरे गए थे, वे सब दिल्ली से गुजरात तक लगातार नरेंद्र मोदी के संपर्क में आ गए। वे नरेंद्र मोदी को बार बार याद दिलाते रहे कि नीतीश कुमार के पीछे सुशील मोदी का दिमाग है, सुशील मोदी नहीं चाहते हैं कि आपका उदय हो। सुशील कुमार मोदी आडवाणी के भी आदमी थे। सुशील कुमार मोदी की पहचान नीतीश कुमार के आदमी के रूप में हो गई थी और सुशील कुमार मोदी ने यह भी कह दिया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। तो भला सुशील मोदी को नरेंद्र मोदी कैसे पसंद करते। यही वजह है कि 2015 में जब बिहार में भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होना था, जब विरोधी दल के नेता का चुनाव होना था, तो सुशील मोदी का पत्ता काट दिया गया और प्रेम कुमार को विरोधी दल का नेता बनाया गया। यही वजह है कि जब डिप्टी सीएम बनाने की बारी आई, सुशील मोदी के बजाय वैश्य समाज से तारकिशोर प्रसाद को आगे लाया गया और उसी त्रिकोणात्मक लड़ाई का परिणाम है कि आज सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा में नहीं भेजा गया है और उनकी जगह पर धर्मशीला गुप्ता को भेजा गया है। नरेंद्र मोदी को जानने वाले हैं, वे तो बहुत पहले से कह रहे थे कि नमो के सुदर्शन चक्र से सुमो के कैरियर का वध होना ही है। इसमें देर हो रही थी, लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से छोटे छोटे प्यादों से सुशील मोदी बिहार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के कैरियर का वध किया करते थे, उसी तरह से एक छोटी सी नेत्री, अनजान नेत्री धर्मशीला गुप्ता, जिसे बिहार में ठीक से लोग जानते भी नहीं है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशील मोदी को धर्मशीला गुप्ता से रिप्लेस किया जाएगा। सुशील मोदी को उसी अंदाज में धराशायी किया गया है जिस तरह से वे बिहार में 2 दर्जन से अधिक बड़े बड़े भाजपा नेताओं को धराशायी कर चुके हैं। आज लोगों को बिहार भाजपा के जुझारू नेता रहे, कद्दावर नेता रहे सुधीर शर्मा की भी याद आ रही। सुधीर शर्मा बिहार भाजपा के नेताओं के निशाने पर इसलिए आ गए थे कि वे सुशील मोदी के साथ ईमानदारी से चलते थे, लेकिन जब सुधीर शर्मा पर तलवार लटकी तो सुशील मोदी ने पल्ला झाड़ लिया। आज सुधीर शर्मा निर्वासन झेल रहे हैं, लेकिन उनके लिए कभी सुशील मोदी की आंखों में आंसू नहीं देखा गया। आपसे आग्रह है कि और बहुत कुछ कहानी आप जानते होंगे। पटना, दिल्ली और गुजरात का जो संघर्ष का त्रिकोण बना था, उसकी बहुत सारी कड़ियां आपके दिल दिमाग में होंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या मेरे नंबर पर फोन करके कृपया मुझे बताइए, मैं इसकी अगली कड़ी लेकर आऊंगा। मैं और रोचक ढंग से अपने दर्शकों के सामने पूरी कहानी प्रस्तुत करूंगा। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।